वेलकम यू ऑल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमपीपीएससी का जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो डॉक्यूमेंट फिल करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है, कैसे नंबरिंग करनी है, इसका डिटेल आज हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो वेलकम यू ऑल। हम लोग हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग स्टूडेंट को गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे पास नंबर ऑफ बेचेस चल रही है, लाइक CSIR, नेट, गेट, MP सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू बेचेस भी हमारी जल्दी ही ऑन हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो टाइमली वो अपने इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट भेज दें। और हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे भेजने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले एमपीपीएससी के होम पेज पर। ओके, एमपीपीएससी के होम पेज पर जाकर आपको मिलेगा इस तरीके का होम स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है विच इज डाउनलोड फॉर्मेट। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मिलेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें अटेंडेंस फॉर्मेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अनुप्रमाणन फॉर्मेट, जो गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, जो ओबीसी कैटेगरी से उनके लिए है घोषणा पत्र, जो किसी एक स्टेटमेंट है यहाँ पर घोषणा पत्र, किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित संबंधित, मतलब आपके अगेंस्ट अगर कोई चयन परीक्षा से रिलेटेड कहीं पर कोई डिबार किया गया है या विवर्जित किया गया है, तो उसके लिए घोषणा पत्र है। और नहीं किया गया है तो आप सभी कैंडिडेट को ये विवर्जित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र सभी को भर के देना है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ होगा वो या तो 85% में हुआ होगा या तो 13% के अकॉर्डिंग हुआ होगा। तो ये एक अभिवचन पत्र लगेगा सभी को, है ना। इसमें आपको डिटेल भरनी है कि आपका मुख्य लिस्ट में है या प्राविधिक भाग में है, तो उसका डिटेल जाएगा। यहाँ पर एक परिशिष्ट प्रपत्र दिया हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताते चलती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या चीजें लगेंगी, है ना। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाल रहे हो तो आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन लगेगी, है ना। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको सिक्वेंशली डॉक्यूमेंट फिल करना है ना। सिक्वेंशली डॉक्यूमेंट फिल करना है। जैसे सबसे पहले आपका है उपस्थिति पत्रक, एक और चीज, इन सबके साथ, है ना, ये सारे फॉर्म्स को फिल करने के साथ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करने के साथ आपको इसको हार्ड कॉपी में भेजना होगा एमपीपीएससी के ऑफिस में। तो जो आपका रिजल्ट आया ना, उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिक्लेयर किया है कि कहाँ फॉर्म भेजना है, लास्ट डेट क्या है। हर वैकेंसी का जिनका रिजल्ट आया है उनकी डेट्स अलग अलग है ना। तो उनकी डेट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। सबकी अलग अलग डेट्स दी हैं। अगर आप उस डेट पर फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो फिर आपको पेनल्टी लग सकती है। तो टाइमली फॉर्म फिल करते हैं, है ना। एड्रेस हमने इससे पहले की वीडियो में बहुत क्लियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परिशिष्ट प्रपत्र। परिशिष्ट प्रपत्र जो कि हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है इस फॉर्म को लेकर, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको अच्छे से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, तो जब आप परिशिष्ट प्रपत्र फिल करेंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। वो चीजों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स हैं कि कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रिंट आउट आप हार्ड कॉपी में ले ले तो आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक, जो भी वैकेंसी आपकी है, यहाँ पे विषय का नाम होगा, जो भी सब्जेक्ट से आप है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, वॉटेवर, है ना। आवेदक का नाम फिल करते टाइम प्योर पूरा हिंदी में भरना है ना। कोशिश करना है कि इंग्लिश वर्ड कम से कम यूज करें, जरूरत नहीं पड़े।
है ना। बहुत ही कुछ ऐसे ही कुछ है कि इंग्लिश में ही लिखना है तो बात अलग है, अदरवाइज कोशिश करें कि इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट यूज ना करें, इंग्लिश यूज ना करें, है ना। रोल नंबर फिल करेंगे आप लोग यहाँ पे। देखो सिक्वेंशियली सबसे पहले तो आपको लगेगा आवेदन पत्र, जो फॉर्म आपने फिल किया ना उसका आवेदन पत्र। तो जैसे समझो आपका आवेदन पत्र 3 पेज का है, तो 1 से लेकर 3 पेज, है ना। और टोटल पेज कितने हो गए, तो 3 हो गए, तो टोटल का योग यहाँ पे लिखना है। अब आपको भरना है उपस्थिति पत्रक, इसकी ना एक ही कॉपी लगेगी और ये ना एक ही पेज का है। तो समझो आपने 3 तक नंबरिंग करी, सारे डॉक्यूमेंट आप फिल करते जाएंगे, सब पे नंबरिंग करते जाएंगे। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ 3rd और उपस्थिति पत्रक है तो नेक्स्ट, तो ये 4 नंबर पे आएगा। अगर ये एक ही पेज का है तो 4 से लेकर 4, तो पेजेस कितने हो गए, 1। इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। जैसे व्यक्तिगत विवरण की मैं बात करूं तो समझो 5 पेज का है, तो 4 से लेकर 9 नंबर तक आपके 5 पेज हो जाएंगे, तो टोटल पेज कितने हो गए, 5। ऐसे नंबरिंग करते जाना है, सॉरी इट्स अ फ्रॉम 5 to 9, ठीक है। 4 पेज का है, 5 पेज का है, जितने भी पेज का है। तो मूल प्रति आप इसके हिसाब से काउंटिंग करेंगे, जो आप फोटो कॉपी करवा रहे हो, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये जो 5 कॉपी है ना वो सेपरेट सेट में लेके जाते हैं हम लोग और उसको सेपरेट ही रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में नंबर ऑफ फोटोकॉपी जितनी भी हो रही है, समझो आपकी 25 हो रही तो आप यहाँ 25 लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में इसकी फोटोकॉपी के नंबर डाल देना, नंबर ऑफ पेजेस, पर मूल प्रति पे जो नंबर जाएगा वो सेम जाएगा, है ना। इसकी काउंटिंग नहीं होगी आगे, मूल प्रतियों पे काउंटिंग नहीं होगी। तो मेन कॉपी को ही जैसे 1 से लेके 5 तक है तो फिर वही फोटोकॉपी में तो सेम नंबर होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, पेज नंबर चेंज हो जाएंगे क्योंकि टोटल पेज ज्यादा हो जाएंगे। तो आप चाहे तो इसके साथ यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अनुप्रमाणन फॉर्म की 3 मूल प्रति, मतलब 3 कॉपी की नंबरिंग सीक्वेंस से करनी है। जैसे यहाँ 9 तक हुआ तो फिर 5 उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, तो ऐसे मिला के टोटल नंबर ऑफ पेजेस अनुप्रमाणन में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। घोषणा पत्र जैसे एक ही पेज का है तो उसकी नंबरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपका सीक्वेंस आ रहा हो, है ना। हाई स्कूल की फोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी, ये सब सिंगल सिंगल पेजेस है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारे सेमेस्टर की लगानी है, प्लस आपकी डिग्री की फोटोकॉपी भी लगेगी आपको सीक्वेंस में, है ना। सिमिलरली मास्टर जो आपने किया है उसकी अंक सूचियां, उन सबकी जितनी भी आपके डिग्री के फोटोकॉपी, जितने भी सेमेस्टर है सारी फोटोकॉपी लगेगी। आपके पास नेट है तो नेट का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके सीक्वेंस लगेगा। इसके अलावा जिनके पास सेट है वो सेट का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जिनके पास पीएचडी है वो पीएचडी से संबंधित डेटा डालें, अपना फोटोकॉपी लगा दें। जो अतिथि विद्वान है वो अपना अतिथि विद्वान का यहाँ पर जो भी आपका डिटेल है, एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और इन सब की नंबरिंग करते हुए जाना है। क्या लगेगा, मूल निवासी लगेगा। अभी डिजिटल तरीके के जो मूल निवासी बन रहे हैं वो सारे करवा लेना है आपको। इसका अपना फॉर्मेट है, जावक नंबर जाता है, दिनांक जाता है, तो अभी अपडेटेड आप उसको रखें, मतलब जो डिजिटल फॉर्मेट है वो आप करवा लें। एसडीओ का साइन लगता है ना, वही वाला। इसके अलावा आरक्षित होने पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पापा के नाम के साथ आएगा आपका, है ना। इसके अलावा जो लोग मैरिड है वो फॉर्म फिल करने में अपने हस्बैंड का नाम सब जगह मेंशन करेंगे, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपके पापा का ही नाम जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप मूल निवासी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उसके क्रीमी लेयर के अंतर्गत आपका घोषणा पत्र लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस पे आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। देन आपके मूल निवासी होने पर रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र लगेगा। जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया है वो डॉक्यूमेंट भेजने के साथ उस दिन तक आप करवा लें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ये आपको जीवित प्रमाण पत्र रखता है, तो कम से कम 90 दिन का हो जाना चाहिए आपकी पोस्टिंग या आपके इंटरव्यू तक, तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर आपका जैसे किसी की शादी हो गई और उसका सरनेम चेंज हुआ है तो सरनेम चेंज का या तो कोई प्रूफ लगाएं, और अगर नहीं हो तो आप अभी शपथ पत्र जरूर लगा सकते हैं। शपथ पत्र की फोटो कॉपी लगा सकते हैं जिससे डिक्लेयर हो जाए कि हाँ आपकी सरनेम चेंज हुई है। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपने जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चाहे एजुकेशन या कोई और डिपार्टमेंट में है, तो वहां का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपसे आपको डिपार्टमेंट की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो आप आपने जो एप्लीकेशन दी है कि मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, वो वाली एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भी आप संलग्न कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो उसका एक अभिवचन पत्र जाएगा जो कि मूल प्रति में जाएगा। देन अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपका खुद का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पेन कार्ड, जो भी आप यूज करना चाहें अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आप लगा सकते हैं। अगर कोई न्यायालयीन प्रकरण है आपका तो आप उसका 3 प्रति लगाएंगे, दस्तावेज की फोटोकॉपी लगेगी और एक अभिवचन पत्र भरा जाएगा। और ये अभिवचन पत्र में ये डिक्लेयर होता है कि आप मुख्य सूची में सिलेक्ट हुए हैं या 13% में सिलेक्ट हुए। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस या कोई अचीवमेंट है आपके, या आपके कोई स्पेशल क्वालिटीज है, आपने कुछ एकेडमिक लेवल पे, नॉन एकेडमिक लेवल पे कुछ भी अचीवमेंट रहे हैं, तो आप अन्य दस्तावेज के फॉर्म में यहाँ पर उन दस्तावेज को डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी परिशिष्ट। अब सारे डॉक्यूमेंट इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है आपको, है ना। तो जैसे हम लोग सीक्वेंस से देखते चलते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा, अगर फॉर्म फिल करने की बात करूं तो सबसे पहले लग रहा है आपको उपस्थिति पत्रक, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले उपस्थिति पत्रक में क्या डिटेल लग रहा है और आपको क्या फिल करना है। ठीक है, तो ये है आपका उपस्थिति पत्रक। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, है ना। तो 5-6 फोटो, मतलब ज्यादा फोटो करवा लें, सारे कोशिश करें कि सारे पेजेस में सेम फोटो जाए, है ना। यहाँ पे डालना है आपको आवेदन क्रमांक। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आया हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तो AP 123 जो भी आपका नंबर है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है। विज्ञापन क्रमांक, जो आपका एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट आया ना उसमें विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है ना, या फिर आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा ये विज्ञापन क्रमांक। ओके, इसी के साथ जैसे मैं बात करूं परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम क्या हुआ, तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 या 2024 है ना वैसे ये तो यहाँ आप लिखेंगे सहायक प्राध्यापक, ब्रैकेट में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे समझो आपका सब्जेक्ट है प्राणी शास्त्र या केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी, जो भी है ना, प्राणी शास्त्र परीक्षा क्या 2024। ठीक है, आवेदित पद का नाम, तो पद का नाम क्या हो गया, सहायक प्राध्यापक, ब्रैकेट में कर देना प्राणी शास्त्र, है ना। बस इतना आवेदक का नाम हो जाएगा, आवेदित पद का नाम हो जाएगा। विभाग का नाम लिखने की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग, है ना, उच्च शिक्षा विभाग, ये विभाग का नाम हो गया। आवेदक का नाम, आप अपना नाम हिंदी में लिखें, आप अपना नाम इंग्लिश में लिखें, ठीक है। यहाँ पे फोटो चिपकानी है और साइन करनी है, जो भी आपका साइन है, साइन आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। वर्तमान डाक का पता, मतलब जो भी लैंग्वेज में आप करते हो वो कर सकते हो। वर्तमान डाक का पता, अभी हाल ही में आप जहाँ रह रहे हो वहां का एड्रेस, जिला, पिन कोड, ये सारा डिटेल फिल करना है। अपना ईमेल आईडी, अपना दूरभाष नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर, एक ऑल्टरनेट नंबर जरूर फिल कर दें, है ना। ये बहुत ही बेसिक सी डिटेल, ये अभी आपको फिल नहीं करना है ना। यहाँ पे अपनों ये कोई भी कुछ कुछ भी नहीं करना है, ये साक्षात्कार के समय होगा ये जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया पूरा अटेंडेंस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, मतलब आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आपका यही व्यक्तिगत विवरण पत्रक देखा जाता है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक देखा जाता है। तो इसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छी राइटिंग के साथ फिल करना है, नंबरिंग करनी है और उसकी 5 फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है। 6 करवा लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लें, यहाँ पे आवेदन क्रमांक डालना है सबसे पहले, देन रोल नंबर डालना है। आपका इंटरव्यू की डेट अभी आया नहीं है क्योंकि आप फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो, है ना, तो ये साक्षात्कार तिथि छोड़ देना है। फिर आ जाए हम विज्ञापन क्रमांक, ये आपके जो भी रिजल्ट आया उसमें विज्ञापन क्रमांक दिया है, आपके एडमिट कार्ड में भी दिया होगा। परीक्षा का नाम, तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। आवेदित पद का नाम क्या है, तो सहायक प्राध्यापक, ब्रैकेट में आपका जो भी सब्जेक्ट है, प्राणी शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी में लिखना है, ठीक है। फोटो चिपकाना है, साइन करना है।
विभाग का नाम तो उच्च शिक्षा विभाग होगा, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं, जो भी मैरिड है, वो अपने पति का नाम ही मेंशन करें यहाँ पर, है ना। यहाँ जब फॉर्म फिल करें और आप मैरिड हो तो आप अपने पति का ही डिटेल लिखेंगे। जन्म दिनांक आप अपना माह, दिनांक, माह और वर्ष उसी को शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आयु, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 2024 तक का होगा ये, 1/1/2024 तक का जो भी डेट आया है, 23 या 24, या आप एडवर्टाइजमेंट में एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। उसके हिसाब से आप कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो रहे, वो डिटेल डाल देना है। जन्म स्थान आपका क्या है, वो अपना शहर, जिला, राज्य मेंशन करना है इसमें। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो कितने वर्ष से कर रहे हैं, जैसे आप जन्म से यहाँ रह रहे हो तो जन्म से लिख दो। आप 5 साल यहाँ रहे हो, 10 साल यहाँ रहे हो, भाई कहीं बाहर रह रहे हो तो उतने वर्ष यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जो लोग ओबीसी में आते हैं, है ना, ओबीसी में या एसटी में या एससी में या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा आपका एसडीओ से, है ना। तो उसका यहाँ पे, या आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप आते हो अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग में आप किस में आ रहे हो, तो आप आ रहे हो नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ नॉन क्रीमी लेयर लिखना है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें प्रमाण पत्र का क्रमांक दिया होगा, जैसे RS ऐसा कुछ नंबर लिख के रखा होगा, जिस दिन बना उसकी डेट डली होगी। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसमें ये नंबर भी दिया, उसमें ये डेट भी दी हुई है, तो वहां से फिल कर देना है। आपके पास सर्टिफिकेट बना है तो हाँ पे क्लिक करें, है, हाँ पे टिक करना है और इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। फिर आपका एड्रेस जाएगा, तो वर्तमान स्थायी पता, देखो वर्तमान मतलब अभी तुम जहां भी रह रहे हो, जहां पर आपको अगर वो कोई डॉक्यूमेंट भेजे तो आप तक आ जाए, ऐसा कोई एड्रेस डाल दीजिए जहां पर आप रह रहे हो। स्थायी पते की बात करें तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे, स्थायी पता। इसके अलावा आप मूल निवासी भी वहीं के हैं अगर, तो आप सेम एड्रेस, ये वाला एड्रेस ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मेंशन करें, अपना ईमेल आईडी डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, 2 नंबर डाल दें, है ना। कुछ भी अर्जेंट होता है, उनको कुछ पूछना होता है, तो चालू जो नंबर चालू है आपके, वर्किंग है, उन्हीं नंबर को आप डालें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उनका कॉल आता है आपसे इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये, है ना, इसमें आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है, अपना एजुकेशन बताना है। तो आपको यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखनी है, जैसे आपने हाई स्कूल किया है ना, तो यहाँ पे बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिख सकते हो, तो स्कूल में तो बोर्ड ही आएगा, जैसे समझो आप MP बोर्ड के हो तो यहाँ पे MP बोर्ड लिख दे, लेकिन हिंदी में लिखना है, क्या लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल या मध्य प्रदेश या जो भी आपका है ना, ये लिखते हैं। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, जैसे आपने 2010 में, 2020 में जो भी आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है, आपकी मार्कशीट में डेट होगी कि किस डेट को ये मार्कशीट आई, वो वाली दिनांक डाल देना है। यहाँ पे डालना है आप कौन सी श्रेणी से, जब समझो आप प्रथम श्रेणी से हो, है ना, और आपके प्राप्तांक कितने हैं तो इतना परसेंटेज यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आपका वो ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड लिख दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा के विषय, जैसे बहुत सारे लोग ऑल लिखते हैं, है ना, सभी विषय, ऐसा ना लिख के आप लिख दें यहाँ पे कि आपने हिंदी पढ़ाया, आपने अंग्रेजी पढ़ा, आपने गणित पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, सामाजिक, सब हिंदी में लिखना है, ओके। शैक्षणिक संस्था, आपकी स्कूल का नाम लिखना है। और जब आप इनकी नंबरिंग करोगे ना ये डॉक्यूमेंट, जैसे परिशिष्ट के हिसाब से मैंने हाई स्कूल का ये नंबरिंग लगाया है ना, और ये नंबरिंग समझो कि 10 नंबर पे आ रहा है, तो यही वाला नंबर उठा के आपको यहाँ लिख देना है कि ये वाला पेज नंबर मैंने यहाँ से लिया और इसका ये नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपने हायर सेकेंडरी किया तो स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, किस वर्ष में किया, किस डेट को रिजल्ट आया, कि क्या परसेंटेज, कौन सी श्रेणी रही, क्या परसेंटेज रहा, सब्जेक्ट सारे लिखने हैं, किस स्कूल से हो और कौन से नंबर पे संलग्न किया गया है प्रमाण पत्र, ठीक है। सिमिलरली स्नातक, स्नातकोत्तर, सबके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर में यहाँ पे विश्वविद्यालय के नाम आ जाएंगे, ऊपर बोर्ड के नाम आ रहे थे, है ना, ऐसा। अन्य वांछित अर्हता है, वांछित मतलब क्या है, तो देखो वांछित के लिए आपको नेट या सेट चाहिए था, तो अगर आपका नेट है तो आप नेट लिखो। किस वर्ष में उत्तीर्ण किया, किस तारीख को आपका रिजल्ट आया था, कौन से विषय से आपने किया, है ना, जैसे समझो आपने किया है लाइफ साइंस,
तो कैसे लिखना है? हिंदी में लिखना है। कैसे लिखना है? हिंदी में लिखना है, ठीक है। और किस नंबर पे इसको ऐड किया गया, ओके, इसके नंबर भी लिखे ना, ये सही है। संलग्न कौन से पेज नंबर पर है ये। इसके अलावा जैसे आपके पास समझो पीएचडी है या कोई और क्वालिफिकेशन, जैसे नेट के साथ किसी का गेट है ना, या किसी का पीएचडी है, तो वो अन्य महत्वपूर्ण अर्हताएं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पीएचडी हो गया, गेट क्वालिफाई हो तुम, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब इसके बाद आ रहा है कि वांछित अनुभव यदि मांगा गया तो वैसे तो ये जो कॉलम है ना वो अतिथि शिक्षकों के लिए है, कि आपने कौन सी संस्था में काम किया, आपका पद का नाम क्या था, कौन सी संस्था में काम कर रहे थे, कब से कब तक काम किया, क्या सैलरी रही थी आपकी, और ड्यूरिंग वर्क आपका क्या काम था, जैसे टीचिंग का काम था या रिसर्च का काम था, तो वो आपको मेंशन करना है। कौन सा इंस्टीट्यूशन था, शासकीय था, अर्ध शासकीय था, तो उसका आपको यहाँ डिटेल भरनी है। पर अगर आपके पास अतिथि विद्वान के अलावा भी कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहीं स्कूल में पढ़ाया है, जैसे आपने कहीं कॉलेज में पढ़ाया है, कहीं आपने थोड़ा रिसर्च वर्क किया है, उसका एक्सपीरियंस है, आप कहीं साइंटिफिक पोजीशन पर है, तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ सीक्वेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सीक्वेंस डालोगे, तो सबसे पुराना मतलब सबसे पहले जहाँ ज्वाइन किया था वो यहाँ, फिर अभी लेटेस्ट में अगर रिसेंटली कोई जॉब छोड़ा है तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इसको सीक्वेंस ईयर वाइज, है ना। इसके अलावा अभी आप कहीं पर अगर कार्यरत हैं और वो मध्य प्रदेश शासन का प्रक्रम है, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत अगर आप कहीं पर सेवारत है तो आपको ये कॉलम फिल करना है। अगर आप अभी कहीं कार्यरत नहीं है या अभी आप एमपी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य कर नहीं रहे हैं, तो आप इसको क्रॉस लगा के लिख दीजिएगा लागू नहीं, ओके। इस तरीके से जहां भी आप एप्लीकेबल हो या जा रही हो, जैसे मध्य प्रदेश को छोड़ के कहीं और कार्यरत है तो धारित पद का नाम, किस संस्था में काम कर रहे हो उसका एड्रेस डालना है, ये संस्था शासकीय है, अशासकीय है या अन्य कुछ है तो उसके मूल किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वो डिटेल डालनी है आपको, कब से कब, अभी कब से शुरू किया, और अगर कार्यरत हो तो आप निरंतर लिख सकते हो यहाँ पे कि अभी निरंतर कार्यरत है, या कार्यरत लिख सकते हो। नियुक्ति का प्रकार कैसा है आपका, संविदा है, मानदेय है, नियमित है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आपकी नियमित टाइप का है जो भी है, ठीक है। और इसके अलावा आपका वेतनमान कितना है, मतलब मंथली आपको कितना मिलता है और ईयरली टोटल वेतन कितना है ना। इसके अलावा जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर आपको देना पड़ेगा, और जहां आप कार्यरत हैं उस डिपार्टमेंट को आपने इन्फॉर्म किया होगा कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी यहाँ पर संलग्न करना है। तो यहाँ पूछा है संलग्न है कि नहीं, अगर है तो आप हाँ लिख दे, नहीं है तो नहीं कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट है, इनको पढ़ते जाए देखते जाए, जैसे कि आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो आपको आयु सीमा में छूट मिली है क्या, अगर मिली है तो हाँ लिख दो, नहीं मिली तो नहीं लिख दो, है ना। जैसे कि कोई, जैसे मैं बोलूँ एस टी एस सी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप उस एस टी एस सी ओबीसी वाले रिलैक्सेशन की वजह से अगर आ रहे हो तो आप हाँ लिखेंगे कि हाँ हमने इस रिलैक्सेशन को यूज किया है, अगर नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है, नहीं लिख सकते हो। इसके अलावा आप भारत के नागरिक हैं, है ना, ये सारी डिटेल बस पढ़ते जाना लिखते जाना है। अगर आप भारत के नागरिक है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। नहीं है तो भारत सरकार ने आपको घोषणा पत्र दिया होगा वो फिल करना है। आप विवाहित है तो उसका डिटेल लिखना है। आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति हैं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, हाँ, अगर हाँ तो कितना, इसमें कौन से तरीके की दिव्यांगता है, कितना परसेंटेज है, और आपके पास एक प्रमाण पत्र होगा जो डिक्लेयर करता होगा कि आप इस कैटेगरी में आते हो, तो वो लिख लेना है और वो आपको संलग्न करना है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका डिटेल जाएगा। अगर आपने कहीं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कहीं पर नेशनल इंटरनेशनल या राज्य स्तरीय अगर कुछ भी खेलकूद में नियोजित रहे हैं, उसका कोई प्रमाण पत्र है तो वो संलग्न कर दे, हाँ लिख दे और संलग्न कर दे, और नहीं है तो नहीं लिख दे और संलग्न, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, ठीक है। एनसीसी में भाग लिया है तो प्रमाण पत्र संलग्न कर दें, अगर लिया है तो हाँ प्रमाण पत्र संलग्न करें उसका, तो प्रमाण पत्र हो तभी हाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी सेवा से बर्खास्त किया गया है, अगर किया गया है तो उसका विवरण देना है, नहीं किया गया तो नहीं लिख देना है, ओके।
किसी परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, नहीं किया है तो नहीं, अगर किया गया है तो उसका डिटेल भरना है। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें हाँ नहीं, जो भी आप जिस भी पीठ के अंतर्गत आप अगर चल रहा हो तो हाँ, और नहीं चल रहा है, अगर हाँ चल रहा है तो डिटेल भरना है, और अगर नहीं चल रहा है तो नहीं लिख के खत्म। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, है ना, जैसे कि अभिरुचियां हो गया, आपके प्रश्न प्रकाशन हो गए। जैसे समझो जनरली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो अगर आपका जैसे अगर आप पीएचडी हो तो आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, तो आप अपने पेपर लिख सकते हो कि इतने पेपर पब्लिश हैं। वर्कशॉप अटेंड की हो तो लिख सकते हो, कोई कॉन्फ्रेंस में अच्छा रैंकिंग आया हो तो लिख सकते हो। इसके अलावा नॉन एकेडमिक भी अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई स्टेट लेवल खेले हो, नेशनल लेवल खेले हो, या कुछ ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स हो, या आपका कुछ अचीवमेंट्स रहा हो, जो यूनिक अचीवमेंट्स हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपकी गायन में रुचि हो तो कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अगर आपको मिले हो, जैसे अगर आपकी जो भी हॉबीज है उसमें आपने कुछ अचीव किया हो, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये उम्मीदवार की घोषणा है कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सब कुछ हमारे विश्वास से सही है। यहाँ पे डेट डालेंगे आप, है ना, जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो उस डेट का, जहां से भेज रहे हो वो वाला स्थान। जैसे आप अगर खरगोन से हैं, या आप उज्जैन से हैं, या देवास से हैं, तो आप ये वाला जगह भरेंगे, आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे, सब कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखना है ना। तो ये हो गया आपका पूरा व्यक्तिगत विवरण। ये मैंने टेंटेटिवली चीजें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपने व्यक्तिगत भरा ना, बिल्कुल वैसा ही अनुप्रमाणन भी है। अनुप्रमाणन में कुछ भी अलग नहीं है, जो अलग है वो मैं बता देती हूँ, है ना। इसको पढ़ते जाइएगा, भरते जाइएगा, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है या सरनेम लिखना है। ओके, यहाँ पे नाम, यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, यहाँ पे अपना स्थायी पता डालेंगे हम लोग। अगर आप पाकिस्तान के हो, अगर हो तो हाँ, और नहीं है तो नहीं करके लिख देंगे, या लागू नहीं, अगर नहीं है तो लागू नहीं लिख देंगे, अगर है तो हाँ इसका डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब वैसा ही है जैसा अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसमें एक नया कॉलम है कि अगर आप 21 वर्ष के बाद एक से, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे, कि आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक से अधिक समय तक रहे हो, है ना, उन सारे स्थानों के ब्यौरा देने हैं जिसमें आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक रहे हो। मतलब अभी से 5 वर्ष, मतलब 2020 की बात कर लें, 2020 के बाद आप जहां जहां रहे हो, तो जैसे आप समझो चार चार जगह रहे हो, तो सबका डिटेल देना है। क्या क्या डिटेल देना है कि किस दिनांक से किस दिनांक तक रहे, कहाँ रह रहे थे, उसका निवास का पूरा पता देना है, उसका मुख्यालय कौन सा पड़ता है, और वहां रहने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जैसे समझो कि आप स्टडी के लिए रह रहे थे, तो आप लिख दो यहाँ पे अध्ययन के पर्पज से रह रहे थे, है ना। फिर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो लिख दो जॉब के पर्पज से रह रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो सारे ब्यूरोज देने हैं जहां आप पिछले 5 साल में रहे हो। पर ऐसे कैंडिडेट जो कभी विदेश या पाकिस्तान में रहे हो, तो फिर उनको 21 वर्ष की आयु के बाद से जहां भी रहे हो वो सारा डिटेल फिल। ओके, चलो, माता पिता का पूरा विवरण, माता का या पिता का, जिनका भी आप देना चाहे, जो भी अवेलेबल हो, जिनका भी डिटेल आप फिल करना चाहे, मम्मी पापा जिनका भी, अगर स्वर्गवास हो गया हो तो दूसरा पता दे सकते हैं, या फिर जैसे वर्तमान का जो डाक पता है, अगर पहला कोई और एड्रेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, ये घर का स्थायी पता देना है मम्मी पापा का, जिसका भी दे रहे हो, व्यवसाय देना है उनका, यदि किसी सेवा में हो तो उनका पद नाम, अगर कोई वर्किंग है तो उसका पूरा डिटेल कि क्या पद है, किस पद पे कार्य कर रहे हैं, किस पोस्ट पे, उनका विभाग का क्या नंबर है, सारी डिटेल चाहिए, विभाग का ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे आपके मम्मी पापा की राष्ट्रीयता पूछी गई कि अगर इंडियन है तो सारे भारतीय लिख दो, पति, है ना, पति पत्नी का जन्म स्थान क्या है तो यह पति का जन्म स्थान जाएगा, है ना। आवेदक की जन्म तिथि, वर्तमान में आपकी क्या आयु है, और जब आपने 12th पास किया था, सॉरी 10th पास किया था, तो क्या उम्र थी, तो जनरली 15 से 16, बहुत से बहुत 18 हो सकती है, तो ये एज आप लिख दी, है ना। आवेदक का जन्म, आपका जन्म कहाँ हुआ है उसका नाम, जहाँ के आप निवासी हो उस स्थान का नाम, आपका क्या धर्म है, आप एसटी एससी में आते हो तो कौन सी श्रेणी में आते हो, जाति का नाम क्या है ना, तो जैसे समझो ओबीसी में आते हो तो ओबीसी लिखोगे। इसी के साथ
पूरा शैक्षणिक योग्यता, तो शाला या महाविद्यालय का नाम, किस तारीख को प्रवेश लिया था, शाला कब छोड़ी थी, और उत्तीर्ण परीक्षा का नाम और अंक सूची का रोल नंबर, इतना सब कुछ जाएगा डिटेल में। अगर आप कहीं पे कार्यरत रहे हो या अभी कार्यरत हो, जैसे अगर आप अभी आप कार्यरत हो, है ना, अभी समझो आप कार्यरत हो कहीं पर, एक मिनट, वन मिनट, अगर आप कहीं पर कार्यरत हैं तो सबसे पहले कॉलम में आएगा कि आप अभी कहीं कार्यरत हैं, तो किस अवधि से किस अवधि निरंतर और नियोक्ता, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हो उसका डिपार्टमेंट आईडी नंबर और पिछले सेवा छोड़ने का क्या रीजन था, फिर उसके पहले कहाँ जा कार्यरत थे, उससे पहले कहाँ कार्यरत थे, ये सारा डिटेल आपको लिखना है। अगर आपने कोई पिछली सेवा छोड़ी है तो क्या आपने नोटिस देके छोड़ी है, अगर नोटिस देके छोड़ी है तो हाँ, और अगर नहीं नोटिस देकर नहीं छोड़ी है और समाप्त होने से पहले आपके विरुद्ध अगर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उसका आप डिटेल डाल सकते हैं। जनरली आपके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई, आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज इसको सिंपली नहीं लिखते। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ स्टेटमेंट है जिनको आप देखते जाएं, जिसमें आप सब में लागू नहीं लिख सकते हैं, पर आप एक बार चेक कर लें, है ना, अच्छे से, कि ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लें सारे। ठीक है, तो सब में लगभग लागू नहीं वाला स्टेटमेंट आएगा, है ना, ये सारे स्टेटमेंट एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये आपके ब्यूरो चाहते हैं कि कहीं पर और विवर्जन का जो प्रमाण पत्र है वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपने इस तरीके का कोई संलग्न या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी इशू ना आए, इस पर्पज से इसको फिल करवाया जाता है। जो जैसे कि आप कोई ऐसे संगठन में रहे हो जो कि प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल करते हुए जाना, पढ़ते जाना अच्छे से। ठीक है, दिनांक डाल देना है, स्थान जहाँ के आप है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम, इसके साथ साथ आप जहाँ रह रहे हो ना उसमें मोहल्ले के कोई 2 लोगों का नाम आप लिख सकते हो जो कि एक तरीके से आपको जानते हो या आपका डिटेल विवरण ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में दिनांक, स्थान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम फिल करने के साथ ये आपका हो जाता है कंप्लीट या अनुप्रमाण। ठीक है, नियुक्तिकर्ता कार्यालय के द्वारा भरा जाए, मतलब ये आपको फिल नहीं करना लास्ट पेज। ठीक है, और सारे फॉर्म्स के लास्ट में नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, है ना, जो भी नंबरिंग आ रहा हो सिक्वेंस के हिसाब से। तो ये तो हो गया आपका अनुप्रमाणन, एक हमने देखा पर्सनल, एक हमने देखा अटेंडेंस। उसके बाद बचते हैं आपके 3 फॉर्म। एक होता है डीबार। डीबार मतलब किसी भी परीक्षा से अगर आपको विवर्जित किया गया है तो आपको ये फॉर्म स्पष्ट करता है कि आपको कहीं से विवर्जित नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सबके लिए कंपलसरी। तो क्या क्या आएगा इसमें, विज्ञापन क्रमांक, परीक्षा का नाम, पद का नाम। ठीक है, में जो भी नाम है आपका, अपने पति पिता का नाम भर सकते हो आप, अपना रोल नंबर, जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन का डेट डाल देंगे। देन साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हूँ, मुझे किसी भी परीक्षा से विवर्जित नहीं किया गया, इसका घोषणा पत्र है। अगर आपको विवर्जित नहीं किया गया तो आपके हस्ताक्षर, आपका पूरा नाम और आपका वर्तमान पता डालना है, कि सभी कैंडिडेट को फिल करके देना है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं उनको ये ओबीसी का फॉर्मेट फिल करना है ना, ओबीसी का डिटेल फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आता है एक अभिवचन। अभिवचन में आप कौन सी कैटेगरी से सिलेक्ट हो, जैसे 87 और 13%, दो कैटेगरी है इसमें, है ना। तो विज्ञापन क्रमांक लिखना है, परीक्षा का नाम, पद का नाम लिखना है, इसमें आपका नाम, आपके पति पिता जो भी हैं, आपका रोल नंबर और आज दिनांक। ठीक है, जिस भी दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मुझे किस सूची में, तो यहाँ लिख दो मुख्य सूची में, अगर आप मुख्य सूची से सिलेक्ट हो। अगर आप प्रावधिक से सिलेक्ट हो तो आप प्रावधिक का नाम लिखेंगे, के अंतर्गत फिर से यहाँ पर आ जाएगा मुख्य सूची में। देन इनके ना पढ़ते जाना और इसको कट करते जाना, जैसे अगर आप लड़का है तो इसको कट करेंगे, अगर आप लड़की है तो इसको कट करेंगे, है ना। जैसे समझो कि आप एक लड़की हो तो मैं देता हूँ को कट करना है, सकूंगा, हुआ, है ना, पढ़ के इनको क्रॉस करते जाइएगा, तो इससे समझ में आता है कि आपने फॉर्म को अच्छे से फिल किया। ठीक है, दिनांक, स्थान, साइन, रोल नंबर, पता, सब कुछ प्रॉपरली फिल करना है। फिल करने के साथ साथ इनकी नंबरिंग करते हुए जाना। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको गवर्नमेंट जॉब,
वाला फॉर्म फिल करना है, इसका भी वचन, इसमें ये सारी डिटेल लगेगी और इसमें डिपार्टमेंट का सारा डिटेल जाएगा। ठीक है, तो ये शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उनके लिए कंपलसरी। तो होपफुली हमने सारे ही चीजें क्लियर कर ली हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे डिटेल पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वी विल इन्फॉर्म यू। ओके, थैंक यू सो मच।